नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। आज की घटना है छत्तीसगढ़ से, जिला है सरगुजा। सरगुजा में अंबिकापुर के गर्दन पाठ मंदिर के पीछे एक तालाब है। तालाब के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, जंगल जैसा है, झाड़ियां हैं। 20 जून 2021 को गांव के कुछ लोग मंदिर के पीछे वाले इस तालाब में मछली पकड़ने गए। उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ सड़ने की बदबू आ रही है और उनका अनुमान था कि शायद कोई जानवर तालाब में या आसपास कहीं मर गया है, जिसके सड़ने की वजह से ये बदबू आ रही है। सभी लोगों ने मिलकर तालाब के आसपास, क्योंकि वो मछलियां मारने आए थे, इस तरह की सड़ती हुई किसी की वहाँ पर किसी पशु का शरीर अगर रहता है, मछलियां मारने में उन्हें दिक्कत होती है, लिहाजा उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। मंदिर के ठीक पीछे वाले किनारे जहाँ पर वो लोग बैठ के मछलियाँ मार रहे थे, उसके ठीक सामने यानी तालाब के उस पार झाड़ियों में उन्हें एक झाड़ियों मतलब पानी के भीतर जो पेड़ उगे हुए हैं उनके बीच में एक बोरी, प्लास्टिक की बोरी उतराती हुई मिली। वो बदबू की इंटेंसिटी को सूंघते हुए वहाँ तक पहुँच गए जहाँ से सबसे ज़्यादा बदबू, सबसे ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। बहरहाल गांव वालों की सहायता से उस बोरी को बाहर निकाला गया। पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस आ गई, भीड़ लग गई, सबके सामने उस बोरी को खोला गया। उस बोरी में घुटनों के नीचे से कटे हुए 2 पैर थे। परेशान हो गए सब लोग कि आखिर ये पैर कहाँ से आ गए। पुलिस ने और वहां पर छानबीन जब की तो 2 अलग अलग बोरियों में एक एक अलग अलग हाथ कपड़ों में अच्छी तरह से बंधे हुए और प्लास्टिक की बोरी के थोड़े से पोर्शन में लिपटे हुए मिल गए। पुलिस ने फौरन उसका पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पैर से और हाथ के कुछ टुकड़े से पहचान होना बहुत मुश्किल थी। पुलिस ने आसपास का जो इलाका है वहां पर 2-3 दिन तक छानबीन की और इस बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस शव का यानी इस अंग का जो एज मतलब जो उसकी डेथ का पीरियड था उसमें लिखा हुआ था लगभग 25 दिन पहले डेड हुआ ये बॉडी का पार्ट है, यानी 25 दिन पहले की हत्या होगी। पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली 302 और 201 IPC में। 302 यानी हत्या और 201 यानी हत्या के साक्ष्य को छिपाने का प्रयास या छिपाया गया। बहरहाल पुलिस ने ये अंदाज लगाया हाथ से और पैर से कि ये शव पुरुष का होना चाहिए। हालांकि स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता पाया और महिला का भी हो सकता है ये बताया गया, लेकिन पैर और हाथ को देखकर अंदाज से ये बताया गया कि शायद ये पुरुष की डेड बॉडी। डेड बॉडी का जितना हिस्सा दिखा था, जितना हिस्सा मिला था, उसकी फोटोग्राफ बनवाई गई, SOP फॉलो की गई, सब जगह बंटवाया गया। DCR यानी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से गुमशुदा लोगों की सूची मंगाई गई, वहाँ से भी नहीं मिला। रेंज के सभी जिलों से ऐसी सूची मंगाई गई। फिर राज्य के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
SCRB से भी ऐसी सूचना मंगवाई गई कि लगभग इस समय के आसपास गायब हुए लोगों की, गुमशुदा लोगों की सूची भेजी जाए, महिला और पुरुष दोनों की। लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। पता क्या लगना था, जैसे सूचना आई तो उसमें कोई जिस दिन बॉडी मिली है उसके 6 महीने पहले की गायब थी, कुछ जिस दिन बॉडी मिली है उसके 2 दिन पहले की गायब पुरुष या महिला थे, कुछ की उम्र का अंतर था। तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद ये तय नहीं हो पाया कि ये बॉडी किसकी हो सकती है। धीरे धीरे करके 6 महीने हो गए, लेकिन कतई ये नहीं पता लग पाया कि आखिरकार ये बॉडी है किसकी, ये शव है किसका, यानी शव के जो अलग अलग भाग थे ये किसके हैं। सरगुजा के एसपी ने जब अनवर्कड आउट केसेस की समीक्षा की तो उसमें एक केस ये भी आया। पुलिस हर जगह अपना बचाव करती है। पूछा गया, भाई अभी तक ये क्यों वर्कआउट नहीं हुआ? साहब, हाथ पैर से पहचान नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश की गई। उन्होंने एक क्लू तो नहीं, लेकिन एक बात ये बताई कि आप सोशल मीडिया को खंगालिए। आजकल ये नया चलन है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक में किसी के गायब होने की, किसी अज्ञात लाश के मिलने की या इस तरह की तमाम बातें सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रचारित की जाती हैं, क्योंकि आसपास के जिलों से और सब जगह से गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी की गई, कुछ भी पता नहीं लगा। एक टीम बनाकर सोशल मीडिया पर पिछले 6-8 महीने में जिन लोगों के गायब होने की सूचना है, आप भी देखते होंगे कि एक फ़ोटो लिखी है, नीचे लिखा हुआ है कि ये लड़का या ये युवक या ये वृद्धा ये फलां तारीख को घर से गायब हैं। जिस किसी को सूचना मिले वो परिजनों के नीचे टेलीफोन नंबर लिखे होते हैं, कभी कभी थानों के पदाधिकारियों के भी नंबर लिखे होते हैं कि इस पर सूचना दें। घर वालों का बुरा हाल है, सूचना देने वाले को इतना इनाम दिया जाएगा। ये सोशल मीडिया पर लगभग हर दिन कोई न कोई इस तरह की पोस्ट आती है, मिलती है, दिखती है, आप भी देखते होंगे। बहरहाल इसी सोशल मीडिया पर जिन लोगों के गुम होने की, जिन लोगों के गायब होने की सूचना थी, हर एक को वेरीफाई किया गया। अगले 1.5 महीने तक यही काम किया गया, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा। पता करते करते ये पता लगा, सोशल मीडिया पर एक एडवर्टीजमेंट फेसबुक पर किसी ने ये पोस्ट किया था कि मेरे जानने वाली फलां फलां का एक भाई पिछले 3 महीने 4 महीने से लापता है, उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा है। अगर किसी को इसके बारे में कोई सूचना हो तो फलां फलां को सूचित करें। उस बहन का भी नंबर था जिसके भाई के बारे में किसी से मदद लेकर उसने फेसबुक पर यह पोस्ट करवाई थी। जैसे सबको एक एक करके सबसे पूछ के वेरीफाई किया जा रहा था, उनको भी बुलाया गया। उनका नाम ललिता जायसवाल था। उनसे पूछा गया कब की बात है। उन्होंने तफसील से पूरी बात बताई कि फला फला तारीख को या फला फला समय में जून के आसपास से ये घर में नहीं आया है। पत्नी इसकी बताती है कि ये काम करने के लिए गया था और ये कहा था कि 25 दिन में आएगा, लेकिन 2 दिन बाद ही उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पहचान का चिन्ह पूछा गया तो ललिता जायसवाल ने यह बताया कि साहब उसका एक पैर दूसरे पैर से उसकी लंबाई करीब 1 इंच कम थी और इसलिए
वो मोची से बनवाए हुए जूते पहनता था। बाजार में मिलने वाले सामान्य जूतों से वो ठीक तरीके से चल नहीं पाता था, लंगड़ा के चलता था, इसलिए उसको बड़ी दिक्कत होती थी। और मोची से बनवाए हुए जिसमें जो पैर थोड़ा छोटा था, हो सकता है 1 इंच हो सकता है 1-2 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर, उसमें मोची उसके नाप की हील लगा के दूसरे में थोड़ा छोटा करके इस तरह का बना देता था कि उसे चलने में कोई दिक्कत न हो और दूर से देखने वाले को ये भी आइडिया न हो कि इसके पैर में कोई गड़बड़ी है। और जो शरीर का हिस्सा मिला था वो हाथ और पैर ही मिले थे। पुलिस की आंखों में थोड़ी चमक आई कि चलिए, एक ऐसी विशिष्ट पहचान जो पैरों से ही संभव है, ये महिला बता रही है। महिला को वो फोटोग्राफ्स दिखाए गए, वो पोस्टर्स दिखाए गए जो सर्कुलेट किए गए थे। और फिर उसकी बात को, जो ललिता ने बताया था, उसकी बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इसका एक पैर थोड़ा सा छोटा है और उसके लिए मोची के बनवाए हुए जो जूते हैं वो पहनाए जाते हैं। एक पैर पर जो एड़ी का इलाका है उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, दूसरे में एड़ी पर उसका प्रेशर कम होता है। इस इम्प्रेशन को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो जो जानने वाला आदमी है या घर का आदमी है वो तुरंत पहचान लेगा। ललिता ने भी तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, ये मेरा भाई ही है और इसका नाम राजेश जायसवाल है। पुलिस ने बाकी चीज़ें पता करनी शुरू की, लेकिन पुलिस अब भी कंफर्म नहीं थी कि ये राजेश जायसवाल ही हो सकता है। पुलिस ने उसका डीएनए सैंपल लिया और राजेश के माता पिता के भी डीएनए सैंपल लेकर उसे डीएनए मैपिंग के लिए लैब में भेज दिया। करीब 1 महीने बाद डीएनए मैपिंग की रिपोर्ट आ गई और उसमें ये तय हो गया कि ये पैर और ये हाथ दोनों ही राजेश जायसवाल के हैं। जब ये तय हो गया तो ललिता जायसवाल ने अपने भाई की हत्या की तस्दीक की और हत्या का जो मुकदमा लिखा गया था उसमें अपने बयान दर्ज करा दिए। पुलिस ने अब असली तफ्तीश शुरू की। उसने बताया कि इसका राजेश की शादी सुनीता नाम की एक महिला से 3 साल पहले हुई थी और सुनीता शादी के तुरंत बाद उसने घर में रहने से, परिवार वालों के साथ रहने से इनकार कर दिया था। इसलिए राजेश और सुनीता एक अलग जगह मकान लेकर रहते थे। पुलिस ने ललिता से पूछा कि जब आपका भाई इतने महीनों से लापता है तो आपने पुलिस में इसकी इत्तला क्यों नहीं की? गुम इंसान, गुमशुदगी या मिसिंग की रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल की? उसने कहा, साहब हम बहुत कंफर्म नहीं थे। मेरी भाभी सुनीता, मैंने उनसे कई बार संपर्क किया, हर बार वो यही कहती थी, आप क्यों परेशान हो रही हैं, काम के लिए निकले हैं, कभी कभी महीनों बाद आते हैं, जल्दी आ जाएंगे। तो मैं इस चक्कर में मैं रिपोर्ट लिखाऊंगी तो भाभी को बुरा लगेगा कि मेरी बात का इसको यकीन नहीं है। बहरहाल पुलिस उसके इस एक्सप्लेनेशन से, उसके इस कारण बताने से थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हुई, इसलिए सुनीता के बारे में पता करना शुरू किया। गांव में जब बीट कांस्टेबल गया तो बात करते करते ये पता लगा कि सुनीता के बैजनाथ नाम के नवयुवक से संबंध थे और उसके इस संबंध को लेकर ही उसका पति राजेश जायसवाल नाराज होता था, झगड़ा करता था, लड़ाई करता था। लेकिन जैसे ही वो काम पर निकल जाता था
बैजनाथ उसके घर में पाया जाता था। पुलिस को बैजनाथ की तलाश हुई और जल्दी ही बैजनाथ भी थाने पर आ गया। सुनीता टस से मस नहीं हुई। घर की तलाशी ली गई। 9 महीने अब तक हो चुके थे। 9 महीनों में पुलिस 9 महीने बाद पुलिस घर से उसे कुछ नहीं मिल सकता था, इसका अंदाजा आपको भी होगा और हमें भी है। घर से कुछ नहीं मिला। सुनीता और बैजनाथ थाने पर लाए गए। ये भी पता लगा कि ये पारा का रहने वाला था, लेकिन शादी के बाद वो वहाँ से भागकर ये उस जगह पर गर्दनपाट के पास वाले गांव में वहाँ पर आकर रहने लगा था। बैजनाथ के साथ अब थोड़ी थोड़ी सख्ती शुरू हुई। पुलिस जब एकदम नज़दीक पहुंच जाती है और फिर भी वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है, झुंझलाहट लाजमी है, मानव स्वभाव है। और फिर झुंझलाहट में वो श्रेणीबद्ध पूछताछ पुलिस ने शुरू कर दी कि 2-3 दिन से ये टहला रहा है, समझा रहा है, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं रही है। अच्छी वाली पूछताछ के बाद बैजनाथ धीरे धीरे टूटने लगा। पहले उसने बताया कि हाँ, मेरे सुनीता के संबंध थे। ये भी बताया कि जब वो शादी होके आई थी उसके 3-4 महीने के भीतर ही वो सामान लेने जिस दुकान पर जाया करती थी, नई नई आई थी, कम उम्र की थी, मेरी निगाह पड़ गई। मैंने इस बहाने से शुरू किया कि हमें बता दिया करो, मैं सामान पहुंचा दूंगा, तुम पैसा दे देना, मैं दुकानदार को दे दूंगा। जहां वो कमरा लेके रहता था, रूम लेके रहता था, वहां से सामान लाने वाली जगह थोड़ी दूर थी। धीरे धीरे घर में घुसपैठ बन गई और दोनों में संबंध हो गया। करीब साल भर तक ये संबंध चलता रहा। शादी के तुरंत बाद बने हुए ये संबंध साल भर तक चले। उसके बाद जब राजेश गांव में दोबारा लौट कर आया, या साल भर बाद उसे गांव के लोगों ने धीरे धीरे इशारों में समझाया कि घर में कुछ गड़बड़ है। पत्नी के बारे में इतनी बात पता लग जाए तो पति पूरी कोशिश करता है ये जानने की आखिर वो है कौन, और उसे पता लग गया कि वो और कोई नहीं, गांव का ही बैजनाथ, एक लड़का है जो बैजनाथ जिसका नाम है। घर जाकर उसने सुनीता के साथ मारपीट भी की और उस पर दबाव भी बनाया कि आइंदा से बैजनाथ के यहाँ आने की सूचना नहीं मिलनी चाहिए, मेरी बहुत बदनामी हो रही है, लोग टॉन्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर। सुनीता ये बात मना करती गई, लेकिन जैसे ही ये फिर दिन में किसी काम से निकला, उसने फौरन बैजनाथ को बुलाया और बताया कि अब या तो हमारा पति मकान बदल लेगा या फिर तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि उसे शंका हो गई है और वो स्पष्ट रूप से तुम्हारा नाम ले रहा है। 2-4 दिन इसी तरह से बातचीत करके उसने उसको समझाने की कोशिश की। फिर बैजनाथ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और अब की बार तुमको वो जरा सा भी परेशान करे तो बताना। 3 दिन तक लगातार वो उस समय का इंतज़ार करता रहा कि अब राजेश घर आएगा। इसी दिन शाम को करीब करीब 8 बजे के आसपास, जिस दिन की यह हत्या है, 8 बजे के आसपास यह हत्या है 31 मई 2021 को। रास्ते में बैठे हुए, जो ऐसा कहते हैं रैकी करने के लिए बैठा हुआ बैजनाथ, उसने देख लिया कि अब ये घर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे दबे पांव वो घर की तरफ आ गया। जैसे ही राजेश भीतर घुसा, वो भी सीधे भीतर घुस गया।
बैजनाथ को देखते ही राजेश ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बैजनाथ ने उसे गिरा दिया और सिर पर भारी पत्थर से 4-5 ऐसे प्रहार किए कि उसका दम निकल गया। हत्या कर दी बैजनाथ ने राजेश की। दोनों उसकी लाश को पकड़कर भीतर ले गए, उस कमरे में रख दिया और एक चद्दर से उसे ढक दिया। फिर बैजनाथ और सुनीता उसी कमरे में रहे। ये प्लान करते रहे कि कल को हम पकड़े जाएंगे, उससे कैसे बचत होगी। बैजनाथ ने कहा कि पूरी लाश को लपेट कर ले जाना संभव नहीं है, गांव के बीच से होकर जाना पड़ेगा। लोग टोक सकते हैं, लोग पूछ सकते हैं या पुलिस को इत्तला कर सकते हैं। सुनीता ने कहा कि इसको कई टुकड़ों में काट लो। छोटे छोटे टुकड़ों को काट के धीरे धीरे मोटरसाइकिल में हैंडल में टांग के इसको इतनी दूर फेंकाओ कि लोगों को पता न लगे। इसके लिए एक आरी की जरूरत थी। गांव से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर, जहां पर ये लोहे के सामान, आरी, फड़ुआ, ये सब मिलते हैं, लकड़ी काटने वाली एक छोटी आरी जिसमें दोनों तरफ हत्थे होते हैं, 2 लोग मिलके उसको खींचते हैं और जो वुड है या जो लकड़ी है उसको चीरा जाता है, काटा जाता है। वो बेंट भी हो जाती है, लूज लोहे की होती है। लूज लोहा क्या मतलब, जो ऐसा लोहा जो बहुत स्टिफ ना हो, बहुत कड़ा ना हो। बहुत कड़े वाले लोहे की आरी वो टूट जाती है जल्दी। उसको मोड़कर एक झोले में मोटरसाइकिल से वो खरीद कर ले आया आरी को। करीब 700-750 रुपए की आरी लोहार के यहाँ से ले आया। शाम को दोनों ने मिलकर खाना खाया, बैजनाथ और सुनीता ने, और फिर रात में उन्होंने उसको काटना शुरू कर दिया। रिगर मॉर्टिस हो चुकी थी, इसलिए काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, खासकर हड्डी वाले पोर्शन को। बहरहाल सवेरे 4 बजे तक वो शरीर के 5-6 टुकड़े ही कर पाए और ये अंदाज़ा लगा कि जो बड़े टुकड़े हैं इनको झोले में रखकर डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। फिर उसको वैसे ही चद्दर से ढक दिया गया। बाहर से पुआल लाके क्योंकि ब्लड बहुत फैला हुआ था, पुआल लाके उसको ऐसे ढका गया कि कोई भी बाहरी आदमी अगर आए तो उसे ब्लड न दिखाई पड़े। और उसी कमरे में रात में सुनीता और बैजनाथ सोए। अगले दिन शाम से ही उन्होंने फिर से काम शुरू किया और पूरी लाश के 15-20 छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। सुनीता ने एक एक पार्ट को बोरियों के, प्लास्टिक वाली बोरियां जो यूरिया की होती हैं, उनको चाकू से काट काट के उनको छोटे छोटे पार्ट्स में लपेट के उसमें सुतली बांध के एक जगह रख दिया और फिर झोले में सवेरे 2-2, 3-3 पोर्शन, हाथ के, पैर का, सिर का, धड़ के छोटे पोर्शन, हाथ के 2-3 पोर्शन इस तरह बना के उसने काटे थे कि वो सवेरे मोटरसाइकिल से झोले में लेके निकलता था और घर से 10-20 किलोमीटर दूर वो जो मंदिर मैंने आपको बताया था, गर्दन पाट मंदिर, पहला पोर्शन उसने गर्दन पाट मंदिर के पीछे वाले तालाब में फेंका। फिर उसके बाद दूसरे दिन जो 2-3 भाग और ले आया उसको बौरी बांध तालाब में फेंका, वो भी पहले तालाब से काफ़ी दूरी पर था। और तीसरा जिसमें सिर का पोर्शन, जो सिर था और सिर के साथ 1-2 और अंग थे, उसको शकर घाट नदी में, बहती हुई नदी में फेंक दिया। उसके बाद घर आए। दोनों ने खूब नहाया धोया, घर की खूब अच्छी तरह सफाई की। सफाई करने के बाद बैजनाथ उसी घर में रहने लगा।
आप समझ सकते होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनकर पूछताछ करने वाली टीम भी सन्न हो गई। ऐसी अमानवीय हरकत कि शैतान भी एक बार तो शर्मा जाएगा। बहरहाल बैजनाथ और सुनीता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। घटना के 9 महीने बाद 14 मार्च 2022 को इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ और बैजनाथ और सुनीता गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। आज की घटना, एक निरीह असहाय व्यक्ति की हत्या इसलिए उसकी पत्नी ने कर दी क्योंकि वह यानी उसका पति उसके अवैध संबंधों में बाधक बन रहा था। चलिए मान लिया कि बाधक बन रहा था, गुस्से में मार दिया उसको, मान लिया। और गुस्से में यानी फिट ऑफ एंगर में अगर आपने मारा है तो धारा तो वही लगेगी 302 की, हत्या की। लेकिन अगर डिफेंस ये साबित कर ले कि हत्या का इरादा नहीं था, मारने का इंटेंशन नहीं था, बल्कि परिस्थितियां ऐसी हो गईं कि उसे मारना पड़ा, डिफेंस यही सब हत्या के मामलों में साबित करने की कोशिश करता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं था, ताकि एक तो फांसी से बच जाए, दूसरा आजीवन कारावास से भी कुछ कम सजा मिले। और ऐसे केसेस में ट्रायल के समय में यही होता भी है कि अगर ये आप साबित कर ले जाएं कि नहीं साहब ये तो परिस्थितियों वश इसने मार दिया, लेकिन मारा, हत्या की, तो सजा थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन मारने के बाद पत्नी ने जो किया कि पत्नी और पति बीच में लाश, दोनों तरफ उसको पैरों से दबा के, आपने अगर लकड़हारे को लकड़ी चीरते हुए आरी से देखा होगा, दो लोग उसे मिल के चीरते हैं, दोनों जिस लकड़ी को चीरते हैं वो अपनी जगह से हटे नहीं, इसलिए अपने अपने पैरों से उसको दबाव बनाते हैं, फिर आगे पीछे करके उसे चीरते हैं। तो पत्नी अपने पति की लाश को अपनी प्रेमी के साथ लकड़ी काटने वाले आरी से चीरता रहा और शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि उसको आराम से झोले में डालकर मोटरसाइकिल से अलग अलग जगह ले जाया जा सके। 5 दिनों तक, 2 दिन तो काटा और अगले 3 दिनों तक घर से बहुत दूर दूर बॉडी के अलग अलग अंगों का डिस्पोजल किया गया। इतनी शातिराना हरकत, कोल्ड ब्लडेड से भी कोल्ड ये मर्डर। पति को 2 दिन तक आरी से काटती रही और उसका मन नहीं पसीजा। उसका अपना पति जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे और जिसके साथ घर वालों से झगड़कर अकेला रहना शुरू किया था। पूछताछ करने वाली टीम कभी कभी हल्के फुल्के सवाल भी करती है, हंसी मजाक भी करती है। जो जवाब आते हैं उसको सुनकर सब हंसते हैं, थोड़ा हास परिहास भी करती है इतनी सीरियस क्राइम के पूछताछ के समय में। ऐसा ही एक सवाल बैजनाथ से पूछने वाली टीम ने ये किया कि भाई तुम 2 दिन तो बिजी रहे, लाश काटते रहे, उसके बाद 3 दिन तक तुम लाश को इधर उधर टुकड़ों को फेंकते रहे, घर आके बाद क्या करते थे? कौन सा काम तुम दोनों लोग करते थे जब खाली रहते थे? काट लिया तो बिजी थे, उसके बाद तो बैठे थे, रात का इंतज़ार करते थे, 12 बज जाए बॉडी लेके जाए, फिर वो 1 घंटे 2 घंटे में फेंक के लौट आता था, फिर क्या करते थे? नींद आती थी तुम्हें? इतनी शातिराना, इतनी गंभीर हत्या करने के बाद बैजनाथ ने जवाब दिया, पूछा गया कि भाई डर नहीं लगता था तुमको? बैजनाथ ने कहा साहब डर तो तब लगता था जब वो जिंदा था, कि कब वो आ जाएगा, कब हमारे प्रेम में खलल पड़ेगा। और
जब बैजनाथ खुद ही आंख के सामने कटा फटा पड़ा हुआ है तो सारा डर खत्म हो गया था। शाम को बढ़िया खाना सुनीता बनाती थी, दोनों लोग बैठ के खाते थे और संबंध बनाते थे। पहले से ज्यादा हम लोग फ्री थे, पहले से ज्यादा प्रसन्न चित्त थे। अब आप सोचिए, ये जवाब सुनकर हम, आप या पूछताछ करने वाली टीम, उसने क्या सोचा होगा कि कोई कितना निष्ठुर हो सकता है, कोई कितना अमानवीय हो सकता है, कितना असंवेदनशील हो सकता है, कितना जालिम हो सकता है, कितना वहशी और कितना शैतान हो सकता है, वो भी एक महिला अपने प्रेमी के साथ। अवैध संबंध चलता रहे, इसके लिए कोई इतना गिर जाएगा। चलिए मान लिया गुस्से में मार दिया, मान लिया उसको लगा कि इसे पता लग गया है, मार दो नहीं दुनिया को पता लग जाएगा, मार दिया। लेकिन उसके बाद 2 दिनों तक लाश के टुकड़े आरी से करना और फिर छोटे छोटे पीसेज में उसको ले जाके अलग अलग तालाब और नदी में फेंकना, वापस आने पर उसे बढ़िया नॉनवेज खाना बना के खिलाना और उसी कमरे में जिसमें ये टुकड़े पड़े हैं उसी में एक साथ सोना और संबंध बनाना। क्या मानसिकता होगी, क्या मानसिक स्थिति होगी, ये तो समझ में नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि पहली घटना है, प्रेम संबंधों की सैकड़ों घटनाएं मैंने किस्सा गोई में सुनाई है, बहुत डिटेल में सुनाई है। कहीं पत्नी को मार दिया प्रेम संबंध में पति ने, कहीं पत्नी के प्रेम संबंधों में पति मारा गया और कहीं दोनों ने मिलकर प्रेमी को मार दिया। अब पता नहीं क्या, मेरी समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्या शनिचर है इन अवैध संबंधों के ग्रह में कि सब कुछ जानते हुए भी, मतलब जैसे ग्रह दशा होती है कैसे अवैध संबंधों की ग्रह दशा में पता नहीं क्या शनिचर है, राहु केतु कहां से आके बैठ गए हैं कि सब जानते हुए भी ये सिलसिला मुसलसल जारी है, चल रहा है, मर रहे हैं लोग, समाज देख रहा है, लोग देख रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, टीवी में आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं अवैध संबंधों के लिए। इसी पर जिगर मुरादाबादी साहब ने एक शेर लिखा है, लिखा तो दूसरे कंटेक्स्ट में है, लेकिन आज की घटना पे वो बहुत मौजू है अगर आप प्यार मोहब्बत और अवैध संबंधों की दृष्टि से देखें कि जिंदगी एक हादसा है। और कैसा हादसा कि मौत से भी खत्म जिसका सिलसिला होता नहीं। जिंदगी एक हादसा है और कैसा हादसा कि मौत से भी खत्म जिसका सिलसिला होता नहीं। मतलब ये कहने का कि जिस तरह के इस तरह के क्राइम में जहां अवैध संबंधों में मौतें बार बार हर जगह हो रही हैं, लोग जान रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता अवैध संबंधों का। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।